ऑल राइट। सो 2024 में जो भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दे दे रहे हैं एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? ओके, so here the question is related to the distributed energy resources. Okay, distributed energy resources. So distributed की हम जब बात करेंगे, so distributed energy resources are generally decentralized. Okay, decentralized. और अगर हम सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज की बात करें, है ना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो हियर अगर हम सेंट्रलाइज्ड की बात करें, सपोज यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे एनर्जी जनरेशन हो रही है, फिर वो जो है ना, एक प्लेस है जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है और वो सप्लाई हो रही है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में, सिटीज में, विलेजेस में। ओके, सो अभी तक हम जो जनरली देखते आए हैं एनर्जी जनरेशन अपने घरों में, दे आर जनरली सेंट्रलाइज्ड, राइट? बट हम जब उसको इंडिविजुअल बेसिस पे यूज करते हैं किसी कार में, राइट, अपने फोन में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड, तो हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे ऑप्शन है बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स। तो they are not grid connected, basically they are generally not grid connected, they are independent one, independent energy resources, independent energy. Okay, they are independent energy, they are non centralized, they are distributed or decentralized energy resources। तो चारों इसमें सही हो जाएंगे। सेकंड है ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन, राइट? कौन सा पी फैमिली से बिलोंग करता है? तो जैसे हम पी फैमिली की बात करेंगे तो हम कहेंगे पल्सेस। जो भी पल्सेस फैमिली होगी, सॉरी पल्सेस से रिलेटेड जो भी फैमिली है, वो करीब करीब एक ही क्रॉप में आती है जिसको बोलते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स, राइट? तो पल्सेज हैं, पल्सेज हैं, दे विल कम अंडर द लेग्यूमिनस क्रॉप। तो सारे हो जाएंगे ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, राइट? ये तीनों पल्सेज हैं, तो तीनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पी फैमिली या लेग्यूमिनस क्रॉप बोलते हैं। क्वेश्चन बाद में पूछा जा सकता है सीरियल से रिलेटेड, राइट? अभी इसने पल्सेस से पूछा है, सीरियल से रिलेटेड। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है? इसमें व्हीट, राइस, मेज, ओट्स, बार्ली, राई, सोरगम, मिलेट्स। तो ये आप याद रखिए, ठीक है, सीरियल से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है, एक एक ऐसा इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, विच इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि एन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items, right? तो इन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड की बात की है, नॉट रियल वर्ल्ड की। पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में ये क्या बता रहे हैं कि एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है। ओके, इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? इंटर ऑपरेबल है, 3D है ना, और वर्चुअल है, रियल वर्ल्ड नहीं है। ओके, मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, जैसे फेसबुक पे मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सेस साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर भी मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी राइट, यानी कि एक ऐसा डिजिटल वर्ड है जो कि अगर कोई ओनर, इस डिजिटल वर्ड का कोई ओनर अगर इस वर्चुअल वर्ड को क्रिएट कर रहा है, तो उस पे प्रॉपर्टी राइट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी वो क्लेम कर सकता है ना? कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा मेटावर्स। मेटावर्स को हमने समझाने की कोशिश की है, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली यूनिवर्स और मेटावर्स, राइट? तो हम अपने यूनिवर्स में जनरली क्या देखते हैं? हम देखते हैं लोग हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स को देखते हैं। मेटावर्स में भी हम इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे लोग, है ना, ऑब्जेक्ट्स जैसे घर हो गया, है ना, हाउस, ट्रीज, है ना, एवरीथिंग, और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, राइट? स्पेस, बेसिकली स्पेस, राइट? बट ये तीनों चीजें यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में होती हैं, रियल नहीं होती हैं, इसको वर्चुअल बोलेंगे। ओके, वर्चुअल, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, तो मैंने जो फोटो दिखाई है इसमें जैसे यहाँ पे 3 इंडिविजुअल हैं, है ना, ये जैसे यहाँ पे कोई ट्रेन चल रही है, बिल्डिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे देखो, 3 लोग खड़े हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर।
और ये कुछ यहाँ पे लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? तो हम यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं कि ये 3D लोग 3D ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। 3D का मतलब ये हुआ कि जनरली हम जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, इमेजेस जो होती हैं। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3D लोगों को देख पा रहे हैं, सराउंडिंग्स को भी देख पा रहे हैं। ये सराउंडिंग है, स्पेस है ना? जगह है चारों तरफ, ये सराउंडिंग्स है। तो अगर हम सेपरेटली यानी मेटावर्स से सेपरेटली अगर हम बात करें तो जैसे 3D पीपल या ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू और सराउंडिंग्स को हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। और जब ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को हम मिक्स करते हैं तो उन्हें उसे हम बोलते हैं मेटावर्स, राइट? उसे हम बोलते हैं मेटावर्स। तो जैसे हम पीपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मैं हूँ, राइट? ये आप हैं, यू हैं, ठीक है? और ये कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है? तो इस आप जो है जैसे ही मेटावर्स में लॉगिन करेंगे, आपको सेलेक्ट करना होता है एक की कैरेक्टर जिसे बोलते हैं एवेटार्स। एवेटार्स को आप क्लिक करते हैं और अपने आप को एक एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने इस साइज को के हेड को या फिर जो भी कैरेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने की सोचा और आपने इस तरीके के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की अपने आप को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका निकाला, ठीक है? कोई एक फीमेल है जो कि डिफरेंट एवेटार्स को चूज करती है और अब ये जो है तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं और ये तीन ही नहीं बल्कि मिलियन ऑफ यूजर्स एक साथ एक प्लेस पे डिजिटल वर्ल्ड में हो सकते हैं, करेक्ट? यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो है आपस में बात कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मनी का, है ना? ट्रांजैक्शन जैसे क्रिप्टो करेंसी में ये ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। कहाँ? विद इन डिजिटल वर्ल्ड। किसी घर को ओन भी कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि मेटावर्स एक ऐसी इंटरऑपरेबल नेटवर्क है जहाँ पे आप 3 दिन बाद जैसे आज आपने लॉग इन किया, आप इस मेटावर्स में एंट्री किया, आपने किसी हाउस को ओन किया, राइट? ट्रांजैक्शन भी किया, फिर आप तीन लॉग आउट करके जब 3-4 दिन बाद या जब भी आप जाएंगे फिर से लॉग इन करेंगे, फिर से आपको वही सारा इन्वायरमेंट, वही घर, वही लोग मिल सकते हैं, राइट? तो उसी का जो है हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, राइट? तो नेटवर्क पे जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसका एक आईपीआर क्रिएट होता है, उसको क्लेम किया जा सकता है, राइट? कि नो अदर पीपल कैन मेक द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग द वे somebody has made, ओके? तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम किया जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजी से रिलेटेड, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, राइट? तो हम जनरली जब भी रेडियो आइसोटोप, राइट, की बात करते हैं या राइट न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जैसे ये यूरेनियम का मॉलिक्यूल है, न्यूट्रॉन इस पे आप हिट करते हैं, ये मॉलिक्यूल में फिशन होता है और बहुत एनर्जी जनरेट होती है, राइट? और फिर से न्यूट्रॉन 1 से 3 हो जाते हैं, फिर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करते हैं तो एक चेन रिएक्शन का बनता है और बहुत एनर्जी बनती है। ये एक तरीके का अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, ओके? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या हो रहा है कि हम एक ऐसा आइसोटोप ले रहे हैं जो रेडियो आइसोटोप, राइट? रेडियो आइसोटोप या न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये। इसका एक आपको पता है कि इसका एक नेचुरल डीके होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन निकल सकता है या न्यूट्रॉन निकल सकता है या हीलियम निकल सकता है, राइट? तो इसका कन्वर्जन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हो जाता है, राइट? उसी का यूज हम कर रहे हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, राइट? तो नेचुरल रेडियो एक्टिव मैंने लिखा जो आरटीजी में नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है, जनरली यहाँ पे हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं, राइट? तो प्लूटोनियम कन्वर्ट होगा किसी दूसरे न्यूक्लियस में, सम एलिमेंट बनेगा प्लस एनर्जी होगी। यहाँ पे हम न्यूट्रॉन का फायर नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को फायर नहीं कर रहे हैं प्लूटोनियम पे। नो, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो यहाँ पे देखिए पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, यानी कि एक अगर आरटीजी बैटरी बना लें तो हम स्पेसक्राफ्ट पे यूज कर सकते हैं, राइट? बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट, या बिल्कुल सही है, प्लूटोनियम कैसे बनता है, ठीक है? फिशन रिएक्टर्स में इसको यूज नहीं करते हैं। फिशन रिएक्टर्स में हम
आरटीजी का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम न्यूट्रॉन को फायर करते हैं किसी रेडियो आइसोटोप पे या रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हम स्टार का डेवलपमेंट देखते हैं ना, स्टार का डेवलपमेंट कैसे होता है और वो स्टार कैसे जाके खत्म होता है या एंड होता है ना, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की बात करेंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ठीक है, तो स्टार कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली मैं ये बता दूं कि हमारा जो सन है, राइट, हमारा जो सन है, सूर्य है, वो इस पोजीशन पे है, अभी मेन सीक्वेंस स्टार में है, राइट, और इसका ये जो है लॉन्गेस्ट टेन्योर होता है, लॉन्गेस्ट टेन्योर होता है। तो स्टार के बनने से पहले हमारा क्या होता है, गैस एंड डस्ट क्लाउड जो है क्या होते हैं, किसी गैलेक्सी में गैस एंड डस्ट क्लाउड्स कन्वर्ज होते हैं, है ना, उन पर लगता है ग्रेविटेशनल पुल, राइट। जब भी कोई गैस और उनका डस्ट क्लाउड कन्वर्ज होंगे आपस में, उनके पास मास होगा और मास के हिसाब से बनेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। बेसिकली जो गैसेज होती हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल ने इसको और कन्वर्ज किया, इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार, राइट, प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार में अब क्या होगा कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन एटम एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एनर्जी, राइट, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हमारे सामने में क्या हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन का फ्यूजन हो रहा है और उससे एनर्जी बन रही है। आप कहेंगे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों में रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बताया है ना, जिसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। आप लोग उसको देखिएगा कि क्वांटम टनलिंग क्या है। These two protons are supposed to repulse each other, but they are fusing. Why? Just because of the phenomena known as quantum tunneling. Okay, तो यहाँ पे within the sun there is fusion of proton that you need to understand. इसको बोलेंगे मेन सीक्वेंस स्टार, और अभी जो हमारा सन है वो इसी फेज में है। ओके, नेक्स्ट फेज आती है रेड जायंट की या रेड सुपर जायंट की। ये डिपेंड करता है कि स्टार कितना बड़ा है। ओके, रेड जायंट या रेड सुपर जायंट में यहाँ पे प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन जो है अभी ये खत्म हो गया है, अभी प्रोटॉन लेफ्ट नहीं है, सारे प्रोटॉन फ्यूज हो गए हैं और दे हैव प्रोवाइडेड एनर्जी, जो भी जितने भी मिलियन साल उन्होंने एनर्जी दिया, नाउ दे हैव डिप्लीटेड, दे आर डिप्लीटेड, सो नो प्रोटॉन लेफ्ट। अभी क्या होगा कि फर्दर ग्रेविटेशनल पुल होगा, और है ना, फर्दर ग्रेविटेशनल पुल होगा। प्रोटॉन लेफ्ट नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। प्रोटॉन डिप्लीट हो गया तो ग्रेविटेशनल पुल जो है डिमिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन और हीलियम का एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, राइट। जब ग्रेविटेशनल पुल जो है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये अब क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कम लगेगा, इस पे कम लगेगा, तो ये अपने आप इसकी साइज इसकी बड़ी हो जाएगी और एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोड कर जाएगा दोनों, रेड जायंट भी एक्सप्लोड कर जाएगा और रेड सुपर जायंट भी एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर स्टार बड़ा है उसको रेड सुपर जायंट बनेगा, फिर यहाँ पे बनता है सुपरनोवा। ओके, सुपरनोवा फिर से एक्सप्लोड करके न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनाता है, और ये रेड जायंट जब एक्सप्लोड होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा और ब्लैक ड्वार्फ बनाएगा। ये बेसिक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार, राइट। जायंट स्टार ड्वार्फ स्टार से ज़्यादा उम्र के होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग भी सस्टेन करते हैं। तो हम अगर यहाँ बात करें, यह ड्वार्फ स्टार है और ये क्या है, जायंट स्टार है, राइट, रेड जायंट और ड्वार्फ स्टार। ओके, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जायंट स्टार में तो बिल्कुल फ्यूल नहीं है, ये एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना। जल्दी जैसे ही इस पर ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये एक्सप्लोड करेगा, तो इसकी उम्र कम है, राइट। स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, ड्वार्फ स्टार ये है आपका, और जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। यस, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो कम मात्रा में है, बट ड्वार्फ स्टार में तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, नो की जगह हम लिखेंगे फ्यू प्रोटॉन एटम्स आर लेफ्ट। तो अगर हम रेड जायंट स्टार की अगर बात करें,
रेड जायंट स्टार की बात करेंगे हम, तो ये रेड जायंट स्टार है, यहाँ पे हीलियम, ये हीलियम का कोर हो जाता है, राइट, हीलियम कोर है, और यहाँ अभी भी थोड़ा सा पेरीफेरी पे प्रोटॉन एटम्स दे आर फ्यूजिंग इनटू वन अनदर, राइट, और बट ये जो है लगभग खत्म होने वाले हैं, नो, वेरी फ्यू प्रोटॉन एटम्स आर लेफ्ट, और ग्रेविटेशनल पुल डिमिनिश हो रहा है और इनकी साइज इसी वजह से बढ़ जाती है, राइट, एंड अल्टीमेटली दे एक्सप्लोड, and forming white dwarf star or forming supernova, alright. Next question है कि which of one of the following is synthesized in the human body that dilates blood vessels and increase blood flow, right. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरली हमारे ब्लड वेसल के इनर वॉल में से बनती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये डायलेट करती है ब्लड वेसल्स को, यानी कि जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा और इसको ये ब्लड फ्लो के लिए डायलेट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम नेचुरली कंपाउंड माने, नेचुरली ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे बनता है, तो हम गार्लिक में, बीटरूट में और स्पिनाच में, है ना, इसको हम इनटेक इसका कर सकते हैं, राइट। 7th क्वेश्चन है राडार पे है, राइट। इन्होंने कहा कि राडार किन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो जैसे इन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और ऑन एयरक्राफ्ट, सेकंड है मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, थर्ड है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, राइट। तो ये यहाँ पे हम राडार का यूज़ नहीं करते हैं, राइट, पैसेंजर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेटल डिटेक्टर का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है, मेटल डिटेक्टर, वहाँ पे राडार की जरूरत नहीं है। राडार हमेशा ज़रूरत है, राडार की जो ज़रूरत होती है हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफिकेशन में उसका यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन वेदर राडार आजकल यूज हो रहे हैं। थर्ड है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। तो वेदर राडार, जैसे फॉर एग्जांपल ये राडार है, यहाँ पे जैसे साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन को ये डिटेक्ट करेगा, रेडियो वेव छोड़ता है और रेडियो वेव्स यहाँ से कोलाइड करके फिर से वापस आती हैं, ठीक है। तो ये राडार की बेसिक सिस्टम है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो सिग्नल को इमिट करेगा और ये जो है रेडियो सिग्नल्स यहाँ पे कोलाइड करेंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा राडार का बेसिक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजल पे है। हाइड्रोजल बने होते हैं कोलाजन से और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल से, राइट। कोलाजन और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का जनरली यूज होता है, राइट। तो जैसे ये है हमारा हाइड्रोजल, ठीक है, हाइड्रोजल है ये, राइट। हाइड्रोजल में से क्या कर सकते हैं, हम ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो हम ड्रग डिलीवरी करते हैं वो जैसे हमने कैप्सूल के थ्रू करते हैं नॉर्मली, जैसे ये कैप्सूल है, विद इन द कैप्सूल देयर द ड्रग्स मॉलिक्यूल, हमने इसका इंटेक किया, पेट में गया और सारे ड्रग्स जो है पेट में इकट्ठे रिलीज हो जाते हैं, है ना। ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि एक बार आपने खाया और सडनली ये स्पाइक इसका होता है, इसका ड्रग्स का ना, ड्रग लेवल का स्पाइक हो जाता है तुरंत। बट हाइड्रोजल्स में क्या है, हाइड्रोजल में दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये ड्रग मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजल है, हाइड्रोजल के फाइबर से ये ड्रग मॉलिक्यूल्स इन फाइबर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजल जैसे ही बॉडी में जाता है पहले तो ये टूटेगा, है ना, फाइबर टूटेगा, फिर लिंक, ये जो ड्रग से जो इसका लिंकेज है वो रिलीज होगा, तब जाके ड्रग मॉलिक्यूल आपका सस्टेन्ड रिलीज होता है इसका, तो इसको बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग, ओके। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रेजुअल या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होती है गैस और सॉरी ये जो है यहाँ पे नहीं लिखना था, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होती है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यस बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर। ये क्या होता है कि हाइड्रोजल रहता है, ये जैसे इस पे वाटर पड़ेगा ये स्वेल हो जाएगा, ठीक है, ये स्वेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन कर सकता है और जब जरूरत होगी तो ये फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल को वापस कर देगा। तो एक तरीके का ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि वाटर जनरली इज कंसीडर्ड कोल्ड, कूल एंड कोल्ड, ओके।
ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर हाइड्रोजल का यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे गैसियस यानी कि जो भी हमारे कूलेंट पड़ते हैं एसीज में उनकी ज़रूरत नहीं होती है। गैसियस या कूलेंट की जो ज़रूरत है वो अब ख़त्म हो जाती है, कूलेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। या जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट्स, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, यस, कोलेज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल अपने आप में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का इंटेक हम जनरली करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में, इट विल एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, इसका फ्यूल सेल से रिलेटेड है, ठीक है। फ्यूल सेल से रिलेटेड है, फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली एक बैटरी है, बैटरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि करंट जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाती है, राइट। एनोड को हम नेगेटिव मान लेते हैं और कैथोड को हम जनरली पॉजिटिव नोड बोलते हैं। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन फ्यूल का जो है हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन क्या करेगा कि ये आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होगा तो यहाँ पे बनेगी करंट, इसका हम कर लेते हैं यूज, ठीक है। और ये H प्लस मॉलिक्यूल यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे एंड पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट से क्या करती है, ये बैटरी ऑक्सीजन को का इंटेक करती है। तो H प्लस और ऑक्सीजन मिलके हम बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं वाटर वेपर, यहाँ पे जैसे बोला गया है, ठीक है। तो वेपर रिलीज हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के थ्रू, ये आसान हो गया पढ़ना आपका। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इंटेक, यहाँ पे आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन को का सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट प्रोवाइड करता है। H प्लस आयन दूसरे एंड पे मूव कर जाते हैं, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से आती है और H प्लस से कंबाइन होकर वाटर वेपर बना लेती है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो जनरली हिली एरियाज में हम क्या करते हैं कि वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह, रिजर्वायर की तरह, और इस वाटर मॉलिक्यूल को या ये वाटर 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 को इस वाटर को हम क्या करते हैं कि एक टरबाइन के थ्रू जोड़ देते हैं, ठीक है। इस वाटर को थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए, तो हम इस रिजर्वायर को क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, हिली एरियाज जनरली बनाते हैं। हिली एरियाज में जनरली इस पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर का यूज होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस रिजर्वायर को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ओके, ऊपर रखते हैं, डाउन अप द हिल रखते हैं, हिल के किसी हिल के ऊपर ही रखते हैं जनरली। यहाँ से हम वाटर को रिलीज करते हैं थ्रू ए पंप, राइट, थ्रू ए पंप रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमारा टरबाइन होता है, इस है ना, कंटिन्यूसली मूविंग। ये टरबाइन जो है वाटर को सर्कुलेट करता है, इसकी वजह से हमें बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी, हमें मिल जाती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे स्टोरेज कर लेते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, राइट। और वाटर जो है यहाँ पे एक लोअर रिजर्वायर यानी कि डाउन द हिल एक रिजर्वायर बनाते हैं, यहाँ पे हम वाटर को स्टोरेज कर लेते हैं, राइट। फिर एक ऐसा मौसम आता है जब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से हम इस टरबाइन को फिर से चला देते हैं, राइट। इस टरबाइन से और जो यहाँ का वाटर है हम जाके यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको स्टोर कर देते हैं अप द हिल, राइट। तो दो वाटर रिजर्वायर, अप द हिल एंड डाउन द हिल। जब एनर्जी की जरूरत है टरबाइन का यूज करते हैं हम थोड़ा सा, और इस वाटर रिजर्वायर को जो है इस वाटर रिजर्वायर को हम ओपन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डाउन द हिल ये फ्लो होता है। यहाँ पे टरबाइन का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट भी कर देते हैं, राइट। पानी को हम लोअर रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमें नहीं है तो हम जो स्टोर इलेक्ट्रिसिटी है इसका यूज करके टरबाइन को चला देते हैं, और ये टरबाइन अप द हिल इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ से जो ये वाटर है ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है हिली एरियाज में बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ।
तो ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कैसे होता है ये देख लीजिए। तो वेस्ट वाटर में जनरली दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, राइट, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसान करती हैं। सेकंड होता है केमिकल कंपोनेंट, राइट, जो खराब केमिकल्स होते हैं वो जाके वेस्ट वाटर में जमा हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट को मेम्ब्रेन कैसे फिल्टर करती है, राइट। तो सपोज ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज और मेम्ब्रेन की साइज में को हम डिफर कर देते हैं। क्या करते हैं ये इसकी साइज इतनी लो होती है ना, या लेस होती है, ये बैक्टीरिया को आराम से फिल्टर कर लेती है, राइट। तो जो मेम्ब्रेन बायोफिल्टर होगा बायोलॉजिकल कंपोनेंट को आराम से फिल्टर कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोन से हम कम रखते हैं या बनाते हैं। सेकेंड होगा केमिकल कंपोनेंट, इसका भी फिल्ट्रेशन आराम से हो सकता है, राइट। इसका भी फिल्टर, जैसे मरकरी मॉलिक्यूल है, राइट, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं बेसिकली, राइट। जो भी अनवांटेड केमिकल्स हैं होगा उसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।